आज हम सीजीटेट की टैग वर्ड्स का 100 एमसीक्यू लगाएंगे दोस्तों, जो आपको आगामी सीजीटेट में अधिकतम मार्क्स दिला सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, टेस्ट लगाते हैं टैग वर्ड्स का। प्रश्न पहला देखते हैं। स्टेटमेंट पहला है, अभिकथन एक। ए, एक शिक्षक को बच्चों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, भले ही वे विचार भ्रामक हो। कारण आर, भ्रांतियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और ये बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं को दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभिकथन ए क्या बोलता है, अपने बच्चों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अवसर देता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कारण देखते हैं। आर, भ्रांतियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और ये बच्चे की वैकल्पिक अवधारणा को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए होगा इसका। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ठीक है, सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न दूसरा देखते हैं। अभिकथन ए, मानकीकृत परीक्षण ही बच्चों के मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। दूसरा कारण, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करके सभी बच्चों को एक ही तराजू में तौलना समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि मानवीकृत परीक्षण ही बच्चों के मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, तो ये गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप मानकीकृत परीक्षण का ही उपयोग नहीं कर सकते मूल्यांकन करने के लिए, उसमें बहुत सारे तरीके हैं मूल्यांकन करने के लिए बच्चों का। ठीक है, स्टेटमेंट आर देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करके सभी बच्चों को एक ही तराजू में तौलना समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के विरुद्ध है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि जितने ज्यादा डिफरेंस होंगे बच्चों में, उतने उस विविधता को देखते हुए उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर उनको एजुकेशन देना होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आर सही है और ए गलत है दोस्तों। इसमें ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, ए गलत है जबकि आर सही है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीन, स्टेटमेंट ए, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें जानकारी का रटना शामिल है। स्टेटमेंट आर देखते हैं। सामाजिक रचनावादी कक्षाओं में बच्चे ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपका टैग वर्ड्स आपको पता होगा दोस्तों, रटना। रटना जो है अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, और नेगेटिव वर्ड्स जो है उपयोग अगर करते हो एजुकेशन में तो वो गलत हो जाता है दोस्तों। स्टेटमेंट आर देखते हैं। सामाजिक रचनावादी कक्षाओं में बच्चे का ज्ञान का निर्माण सक्रिय एक्टिव रूप से होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो ए गलत है और आर सही है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ए गलत है लेकिन आर सही है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चौथा, शिक्षकों को पाठ प्रदान करना चाहिए जब तक कि बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम ना हो। स्टेटमेंट आर, ले वैगोस के अनुसार सीखना समीपस्थ विकास के क्षेत्र में तब होता है जब बच्चे को उचित सहायता मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको फोल्डिंग क्या होता है दोस्तों, इसको पार मचान बोला जाता है हिंदी में। इसका मतलब होता है कि आपको बस कुछ टाइम के लिए हेल्प करना रहता है जब तक कि बच्चा खुद से करना ना सीख जाए। ठीक है, और इसका स्टेटमेंट आप देखते हैं। ले वैगोस के अनुसार सीखना समीपस्थ विकास के क्षेत्र जेपीडी में होता है जब बच्चा को उचित सहायता मिलता है। तो ये जेपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चा जब खुद से कुछ कर पाता है और किसी की हेल्प से कुछ अगर अधिक कर पाता है तो ये जेपीडी कहलाता है दोस्तों। तो ये ए और आर दोनों सही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन उत्तर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 5 देखते हैं। कथन एक, बच्चों की त्रुटियों में को असफलता के रूप में देखा जाना चाहिए, उन्हें तुरंत दंडित करना किया जाना चाहिए। कथन एक। कथन दो, त्रुटि अध्यापन अधिगमन प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो कथन एक से अपन देखते हैं कि दंडित करना चाहिए, तो दंडित दोस्तों अपने आप में एक टैग वर्ड्स है और हमारे एजुकेशन पॉलिसी में दंड वगैरह देना जो है प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये कथन एक तो गलत हो गया। दूसरा कथन, तृतीय अध्यापन अधिगमन प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि इनसाइट प्रदान करते हुए, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है,
तो इसका सिर्फ सही होगा कथन दो, यदि आप ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें आपका केवल ऑप्शन दो सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी। छठवां देखते हैं दोस्तों, अभिकथन ए, एक समावेशी कक्षा में विभेदीकृत निर्देश का उपयोग किया जाना चाहिए। और दूसरा कारण आर है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और शैली अलग अलग होती है, इसलिए एक ही तरीका सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो कारण यहाँ पे आर बिल्कुल सही है और अभिकथन ए भी सही है दोस्तों, क्योंकि आपका इसमें डिफरेंशियल होना चाहिए आपको पढ़ाने के दौरान, और पर प्रत्येक बच्चे की लर्निंग अधिगमन क्षमता अलग अलग होती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए डाइवर्सिटी आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ठीक है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 7 अभिकथन है, बच्चों को जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाला उदाहरण किए जाना चाहिए। अवकारानार, यह बच्चों में लचीलापन और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। सही है दोस्तों, अभिकथन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बच्चों को बचपन से अगर बताएंगे कि जेंडर विविधता नहीं होना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों समान है, एक लड़का जो काम कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। ठीक है, तो चुनौती देने वाला उदाहरण दिया जाना चाहिए। अभिकथन ये सही है और अभिकथन आर भी सही है, क्योंकि ये बच्चों में ये लचीलापन और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न 8 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी की कक्षा की विशेषता है? पहला पूछताछ और चर्चा, दूसरा सैंपल से नकल करना, तीसरा सहयोगात्मक अधिगमन और चौथा केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता। तो पहला दोस्तों आपका पूछताछ और चर्चा, ये संरचनावादी कक्षा की विशेषता है दोस्तों। दूसरा सैंपल से नकल करना ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया। तीसरा है सहयोगात्मक अधिगमन, ये भी सही है। और चौथा केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता, ये गलत है दोस्तों। तो आपका इसका उत्तर होगा ये ऑप्शन है, पहला और दूसरा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न 9। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए आवश्यक है, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस प्रकार के वीडियो में लाते रहता हूँ आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। ठीक है, फिर प्रश्न 9 देखते हैं। ये आंतरिक अभिप्रेरण बाहरी पुरस्कार की तुलना में सीखने के लिए अधिक प्रभावी है। ठीक है दोस्तों, अभिकथा ने आंतरिक अभिप्रेरण बाहरी पुरस्कारों की तुलना में सीखने के लिए अधिक प्रभावी है। कारण आर, बाहरी पुरस्कार जैसे टॉफी या स्टार बच्चों में प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों को बढ़ावा देते हैं, ना कि महारत उन्मुख लक्ष्यों गोल्स की ओर। ठीक है दोस्तों, तो अभिकथा ने आंतरिक अभिप्रेरणा बाहरी पुरस्कारों की तुलना में सीखने के लिए अधिक प्रभावी है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे में इंटरेस्ट है तो वो किसी काम को अच्छे से करेगा। ठीक है, अभिकथन ये सही है। अब कारण आर देखते हैं, बाहरी पुरस्कार जैसे टॉफी या स्टार बच्चों में प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों को बढ़ावा देते हैं, ना कि महारत उन्मुख लक्ष्यों को गोल्स को। अब ये कारण आर भी मेरे को सही लगता है दोस्तों, क्योंकि अगर कुछ बच्चा काम कर रहा है, अगर उसको आप प्रोत्साहन दोगे तो उस काम को और अच्छे से मन लगा के करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न 10 अभिकथन ये देखते हैं, शिक्षकों को कक्षा में लेबलिंग और बच्चों को अलग थलग करने से बचना चाहिए। ठीक है, कारण आर देखते हैं, समावेशी शिक्षा का दर्शन यह है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो अभिकथन ए जो दोस्त थोड़ा सा ये गलत लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि हम जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमें बच्चों को ग्रुपिंग नहीं करना रहता है। ठीक है, मतलब ऐसा कि अ, होशियार बच्चों को अलग जगह बिठाए, गधे बच्चों को अलग मतलब कमजोर बच्चों को अलग जगह बिठाए, तो ये गलत हो जाता है, जबकि हमको दोनों को साथ में लेकर पढ़ाना होता है दोस्तों। तो ये अभिकथन ये गलत हो गया। जबकि कारण आर, समावेशी शिक्षा का दर्शन यह है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही जगह पर एक ही प्रकार का उनकी कमियों और खूबियों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कारण आर सही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए गलत है, लेकिन आर सही है, ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है,
प्रश्न 11 देखते हैं। अभिकथन ए, रटकर सीखना सार्थक अधिगमन नहीं है। कारण आर, सार्थक अधिगमन के लिए पूर्व ज्ञान को नई जानकारी के साथ जोड़ना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। अभिकथन ए, पहली बात तो दोस्तों अभिकथन ए रटकर सीखना सही बोल रहा है कि यह सार्थक अधिगमन तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और कारण आर, सार्थक अधिगमन के लिए पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें सही आपका पहला और दूसरा मतलब अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है दोस्तों। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल छात्रों की ग्रेडिंग करना है। कथन एक। कथन दूसरा देखते हैं, मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा होना चाहिए, न कि केवल सीखने का अंत। ठीक है दोस्तों। तो सतत और व्यापक व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल छात्रों को ग्रेडिंग करना है, नहीं है दोस्तों। कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का उद्देश्य सिर्फ छात्रों को ग्रेडिंग करना नहीं है। ठीक है दोस्तों। बल्कि इसका जो उत्तर है, आपका कथन दूसरा देखते हैं, मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा होना चाहिए, ना कि केवल सीखने का अंत। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन दूसरा सही है, क्योंकि मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा बनाना चाहिए। हमको खेल खेल में बच्चों को ज्ञान देने के साथ साथ हमें उनका आकलन भी करना चाहिए कि वे किस प्रकार सीख पा रहे हैं और किस प्रकार हमें शिक्षण विधियों में बदलाव लाना चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल दूसरा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 13 देखते हैं, बहुभाषिकता। अभिकथन है, बहुभाषिकता को कक्षा में एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है। कारण आर देखते हैं, यह संज्ञानात्मक लचीलेपन को बाधित करता है और शिक्षण प्रक्रिया को जटिल बनाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये अभिकथन ये बोलता है, बहुभाषिकता मल्टीलैंग्वेजिज्म को कक्षा में एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर किसी कक्षा में कई प्रकार के बहुभाषी वाले बच्चे होंगे तो उसमें डाइवर्सिटी आता है, तो डाइवर्सिटी जब आएगा दोस्तों उसमें रिचनेस आता है, क्योंकि जितने ज्यादा विविधता होंगी तो बच्चों को उतना ज्यादा नई चीजें मतलब जानने का एक मौका मिलता है। ठीक है। फिर कारण आर देखते हैं, यह संज्ञानात्मक लचीलेपन को बाधित करता है और शिक्षण प्रक्रिया को जटिल बनाता है। तो ये कारण आर बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। इसको आपका बहुभाषिकता अपने आप में एक संसाधन है दोस्तों, ये किसी भी काम में बाधा नहीं है, बल्कि ये किसी लर्निंग को बेहतर बनाता है दोस्तों। ठीक है। तो इसका उत्तर बी होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न 14 देखते, प्रश्न 14, अभिकथन है, विकास केवल एक अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। कारण आप देखते हैं, विकास अनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच एक निरंतर और जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है दोस्तों। तो अभिकथन ए क्या बोलता है, विकास केवल अनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, तो नहीं दोस्तों। जेनेटिक्स हेरिडिटी जो होता है ये कभी भी आपकी विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि ये इसमें आपके पर्यावरण का भी प्रभाव होता है दोस्तों। ठीक है। इसमें हम बराबर नहीं बोल सकते, 50-50 तो बिल्कुल नहीं है, कोई कम या ज्यादा हो सकता है दोस्तों। ठीक है। तो इसका कारण आप ज्यादा सही लग रहा है मुझे कि विकास के लिए अनुवांशिकता और पर्यावरण एक दोनों का आवश्यक होना जरूरी है और दोनों के बीच अंतःक्रिया होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा, पहला अभिकथन ये तो गलत है और दूसरा कारण आर सही है दोस्तों। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। दूसरा, पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानना। तीसरा, बैठने की लचीली व्यवस्था। चौथा, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना। ठीक है। तो इसमें हम एलिमिनेशन तकनीक का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो पहला, बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानना, तो ये टैग वर्ड्स जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स है दोस्तों। ठीक है। तो ये बाल केंद्रित अधिगमन में बिल्कुल इसमें सही चीजें नहीं है। ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, बैठने की लचीली व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चा जहां चाहे वहां बैठेगा, वहां पे पढ़ेगा दोस्तों। ठीक है। ये भी सही है।
चौथा देखते हैं बच्चों को प्रश्न पूछने का हतोत्साहित करना। तो ये भी टैग वर्ड्स है दोस्तों, जो नेगेटिव टैग वर्ड्स है, ठीक है। तो इसके बेस पे पहला और तीसरा सही उत्तर लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसके आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षक उदाहरण है पहला और तीसरा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 16 अभिकथन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कारण बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो सक्रिय रूप से ज्ञान दुनिया को समझते हैं दोस्तों। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी अगर पढ़ा होगा तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि बच्चा जो है पर्यावरण में आपका खोज करते हुए सीखता है दोस्तों, और उन्हीं नन्हे बच्चों को जीन पियाजे ने वैज्ञानिक कहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका दोनों अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है दोस्तों, तो ठीक है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 17 अभिकथन ए 17 पनिशमेंट सजा पनिशमेंट और भय का उपयोग करके अनुशासन बनाना प्रभावी कक्षा प्रबंधन है, ठीक है। करार भय मुक्त वातावरण बच्चों को भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो अभिकथन ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों, ठीक है। टैग वर्ड है नेगेटिव टैग वर्ड सजा और भय, इस प्रकार की ना वर्ड्स को उपयोग करना है एजुकेशन के दौरान, पढ़ाने के दौरान, ना इस प्रकार के कभी बच्चों को पनिशमेंट करना है दोस्तों, और ना ही उन्हें डरवाना है, ठीक है। तो कारण आर यहाँ पे ज्यादा सही लग रहा है मुझे, भय मुक्त वातावरण बच्चों के भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जब तक बच्चे फ्रीडम वाले माहौल में नहीं रहेंगे और अच्छे से अगर मतलब इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो वो नहीं सीख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। जितना ज्यादा आप बच्चों को फ्रीडम देंगे उतना वो ओपन माइंडेड होकर स्टडी कर पाएंगे दोस्तों, इस प्रकार उसमें संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसमें ए तो गलत हो गया और आर सही है दोस्तों, तो ऑप्शन होगा बी, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 18 अभिकथन है, समालोचनात्मक चिंतन में जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन शामिल है, ठीक है दोस्तों। कारण आर देखते हैं, यह बच्चों को केवल सही उत्तर याद करने में मदद करता है। तो दोस्तों स्टेप क्वेश्चन में आपको हमेशा ये याद रखना होता है कि सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में बच्चा ही भगवान होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बच्चे को खुश करना रहता है, ठीक है। तो बच्चे को खुश करने के लिए आप ऐसा ऑप्शन आपको देना पड़ता है जो कि ज्यादा ब्रीफ हो और बच्चे के लिए बहुत सही हो दोस्तों, ठीक है। तो अभिकथन ए समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग में जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन शामिल है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यह बच्चों को केवल सही उत्तर याद करने में मदद कर रहा था, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड्स है दोस्तों, बच्चों को हम कभी भी रटने के लिए नहीं बोल सकते। संरचनात्मक और आजकल जो एनईपी 2020 चल रही है उसमें रटने को बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है इसमें पहला ए तो गलत हो गया और आर इसमें सही हो गया, तो ऑप्शन सी ए गलत है जबकि आर सही है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न 19 कथन वैक एनईपी 2020 लचीलेपन और बहुविषयक दृष्टिकोण की वकालत करता है, ठीक है। सेकंड कथन देखते हैं, एनईपी 2020 का उद्देश्य परीक्षाओं के लिए रटने को बढ़ावा देना है दोस्तों। तो कथन ये जो है लचीलेपन और बहुभाषिक बहुविषयक दृष्टिकोण ये की वकालत करता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन दूसरा देखते हैं, एनईपी 2020 का उद्देश्य परीक्षाओं के लिए रटने को बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों। तो ये टैग वर्ड्स है जो रटना, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है और हमको तो रटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, रटवाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बच्चों को खेल खेल में सिखाना चाहिए दोस्तों। तो कथन दूसरा गलत हो गया दोस्तों, कथन एक सही है। तो इसका केवल उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों, केवल एक सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन है, शिक्षकों को छात्रों की संस्कृति और भाषा को सम्मान देना चाहिए, ठीक है। अभिकथन है कारण आर देखते हैं, जब छात्रों को लगता है कि उनकी पृष्ठभूमि को स्वीकार किया गया है तो वे सीखने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग बोला जाता है इसको। तो अभिकथन ए
शिक्षकों को छात्रों की संस्कृति और भाषा को सम्मान देना चाहिए। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर किसी स्कूल में डिफरेंट संस्कृति और क्षेत्र वाले जगह से कोई बच्चे आते हैं, ठीक है, अगर आप उनको सम्मान देंगे, उनकी भाषा संस्कृति का अगर आप सम्मान करेंगे, तो वो आपके समक्ष संकोच नहीं करेंगे दोस्तों, वे फ्री होकर सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, कारण जब बच्चों को छात्रों को लगता है कि उनकी पृष्ठभूमि को स्वीकार किया गया है, तो वे सीखने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे को अगर आप सम्मान देते हैं, तो आपके सामने एकदम ओपन माइंडेड हो जाते हैं दोस्तों, और अच्छे से सीख पाते हैं दोस्तों। वे आपसे प्रश्न पूछेंगे और किसी चीज को जानने के बारे में ज्यादा हमेशा उत्साहवर्धन रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, आर और ए दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 21 देखते हैं। अभिकथन है, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मकता का एक प्रमुख लक्षण है। कारण आर, यह बच्चों को एक समस्या के लिए एक सही उत्तर खोजने तक सीमित करता है। ठीक है दोस्तों, अभिकथन है, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मकता का एक प्रमुख लक्षण है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये एक प्रकार का ओपन माइंडेड है, जिसमें किसी प्रश्न को अगर हम सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं या कुछ समझने के बारे में सोचते हैं, तो हम उस कई प्रकार के तरीकों का उपयोग करके हम सीख पाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम किसी एक ही सही उत्तर के पीछे अगर भागेंगे दोस्तों, तो हमारा दिमाग का ज्यादा विकास नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कारण आर गलत है और अभिकथन ए सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, ये सही है, आर गलत है। ठीक है, प्रश्न 22। अभिकथन है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक एक सुविधादाता होता है। कारणार, शिक्षक ज्ञान का एकमात्र दाता है होता है और छात्र निष्क्रिय प्राप्त करता होता है दोस्तों। क्या बोलता है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक एक सुविधादाता फैसिलिटेटर होता है। यह सही है, क्योंकि टीचर जो होता है दोस्तों, ये ज्ञान में बच्चों की सहायक का भूमिका निभाता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, शिक्षक ज्ञान का एकमात्र दाता होता है और छात्र निष्क्रिय प्राप्त करता होता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो गलत है दोस्तों। कारण आर बिल्कुल गलत है, क्योंकि एजुकेशन जब हम मतलब एजुकेशन की बात करते हैं, तब ज्ञान बच्चों को सिर्फ टीचर के माध्यम से नहीं मिलता या सिर्फ पुस्तक के माध्यम से नहीं मिलता। बच्चों को जो ज्ञान जो होता है वो कई माध्यम से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, और बच्चा जो ज्ञान प्राप्त जब करता है, तो वो आपका एक्टिव प्राप्त करता होता है दोस्तों। ठीक है, तो कारण आर यहाँ पे गलत है और अभिकथन ये इसमें सही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन बी ए सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न 23। एक प्रभावी कक्षा वह है जहां शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है, बच्चे प्रश्न पूछने और संवाद करने में संकोच नहीं करते हैं। तीसरा, त्रुटियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखा जाता है। और चौथा, केवल उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ये गलत होता है दोस्तों। बच्चे प्रश्न पूछते हैं और संवाद करने में संकोच नहीं करते, ये सही है दोस्तों, दूसरा सही है। तीसरा, त्रुटियों को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है। तो ये भी सही है दोस्तों। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा, तो वो अपनी गलती से सीख नहीं सकता, और हम उनकी गलती से यह सीख सकते हैं कि बच्चे में किस प्रकार की समझ का विकास होता है दोस्तों। चौथा है, केवल उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये समावेशी शिक्षा के विपरीत है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार का दोस्तों, अगर आप टैग वर्ड्स को अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों, तो टैग वर्ड्स का उपयोग करके आप तुरंत क्वेश्चन का हल देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप टैग वर्ड्स आपको नहीं पता है और आप समझ नहीं पाए, तो आप क्वेश्चन बहुत सारा गलत हो जाएगा दोस्तों। मैंने देखा है कि सीजीटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टैग वर्ड्स वाले होते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो बस आप टैग वर्ड्स को देखकर ही प्रश्न को सही मतलब सही उत्तर आप लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आप टैग वर्ड्स नहीं पता है, तो आप उत्तर को गलत लगाएंगे दोस्तों। अगर आप मुझे कमेंट्स में अगर बोलेंगे कि टैग वर्ड्स किस प्रकार का है मुझे बताइए, या फिर वीडियो बनाएंगे, तो मुझे बिल्कुल बना दूंगा दोस्तों, मुझे उसमें खुशी होगी दोस्तों। तो कमेंट्स करके बताएं मुझे, और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए
हमेशा लाते रहो दोस्तों। ठीक है। प्रश्न 24 अभिकथन है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है जबकि लिंग एक जैविक अवधारणा है। कारण आर, समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है जो जेंडर रूढ़िवाद को जन्म देता है दोस्तों। ठीक है। तो अभिकथन है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है जबकि लिंग एक जैविक अवधारणा है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये, क्योंकि बच्चे को अगर बचपन से ये बताया जाता है कि आप इस प्रकार के कपड़े पहनोगे, आपको इस प्रकार का खिलौना खेलना है, तो ये समाज ही हमको बता रहा है कि मेल और फीमेल किस प्रकार का अंतर होता है दोस्तों। जबकि लिंग एक जैविक अवधारणा है, क्योंकि इसमें आपका क्रोमोसोम की वजह से, एक्स और वाई क्रोमोसोम की वजह से लड़का और लड़की अलग अलग बनते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये अभिकथन ये सही है। कारण आप देखते हैं, समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है जो जेंडर रूढ़िवादिता को जन्म देता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चा जब पैदा होता है तब वो समाज में आता है, समाज में आने के बाद ही उसके कपड़े निर्धारित होते हैं, उसके काम निर्धारित होते हैं। ठीक है। तो समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है जो जेंडर रूढ़िवादिता को जन्म देता है दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। प्रश्न 25 अभिकथन ए, समस्या समाधान कौशल को रटने और अभ्यास के माध्यम से सबसे अच्छे विकसित किया जा सकता है। क्या बोलता है, समस्या समाधान कौशल को रटने और अभ्यास के माध्यम से सबसे अच्छा विकसित किया जा सकता है। कारण वास्तविक दुनिया की समस्याओं से जुड़ना और मंथन करना समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। अभिकथन है, देखिए गौर से, ध्यान से सुने, समस्या समाधान कौशल को रटने और अभ्यास के माध्यम से सबसे अच्छा विकसित किया जा सकता है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे टैग वर्ड्स आ गया दोस्तों, कौशल को रटने और अभ्यास। अभ्यास तो ठीक है, लेकिन यहाँ रटना आ गया ना, तो रटने की वजह से अभिकथन ही गलत हो गया। कारण आप देखते हैं, वास्तविक दुनिया की समस्याओं से जुड़ना और मंथन करना समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। वास्तविक दुनिया की समस्याओं से जुड़ना, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है इसमें दोस्तों, और मंथन करके समस्या समाधान को बढ़ावा देना। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, कारण आर। ठीक है। तो ए गलत हो गया और आर सही है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 26 अभिकथन ए, एक अध्यापिका कक्षा को कक्षा में विविधता को एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। कारण आप देखते हैं, विविध पृष्ठभूमि के बच्चे कक्षा में अलग अलग अनुभव और दृष्टिकोण लाते हैं जो सभी के अधिगमन को समृद्ध करते हैं दोस्तों। तो अधिगमन अभिकथन ए, डायवर्सिटी एक समस्या नहीं है दोस्तों बल्कि एक संसाधन के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है यहाँ पे। अगर किसी कक्षा में बहुत सारे पृष्ठभूमि के अगर बच्चे आते हैं तो उसमें स्कूल में डायवर्सिटी आता है दोस्तों। ठीक है। जब किसी कक्षा में डायवर्सिटी अगर होती है तो बच्चे में सोर्स ऑफ नॉलेज के तरीके, अधिगमन के तरीके में विविधता आती है और वो बहुत सारे तरीकों को सीख पाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो अब और आपका कारण आप देखते हैं, विविध पृष्ठभूमि के बच्चे कक्षा में अलग अलग अनुभव और दृष्टिकोण लाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अभिकथन ए और आर दोनों सही है दोस्तों, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन इसका ए। ठीक है। प्रश्न 27 देखते हैं दोस्तों। अभिकथन ए, ले वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। कारण आर, बच्चे अपने व्यवहार को निर्देशित और विनियमित करने के लिए स्वयं से बात करते हैं। ठीक है। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये बिल्कुल मेरे को गलत लग रहा है दोस्तों। ठीक है। हालांकि ये जो ले वाइगोत्स्की जो बोले थे, ये उन्होंने ये बोला था कि बच्चा जो है समय के साथ अब पर्यावरण संस्कृति के साथ संयोजन करते हुए बोलना सीखता है और प्राइवेट स्पीच उसकी अधिगमन क्षमता को बढ़ाता है दोस्तों। ठीक है। और कारण आर, बच्चे अपने व्यवहार को निश्चित और नियमित करने के लिए स्वयं से बात करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है। तो ये जो अभिकथन, ये जो है स्टेटमेंट को ले वाइगोत्स्की ने नहीं बोला था दोस्तों, ये गलत हो गया। जबकि कारण आर जो है वो दोस्तों ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। तो ये ए गलत हो गया, इसमें आर सही है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार का होता आता है कि बहुत बार हमें सीटीपी के थिंकर के थ्योरी से पूछा जाता है। ठीक है। और जरूरी नहीं कि हर बार टैग वर्ड्स ही आएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आपको तैयार होना चाहिए कि आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं और समझने के बाद ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं दोस्तों। ठीक है। प्रश्न 28 देखते हैं। अभिकथन है,
मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को पास या फेल घोषित करना होना चाहिए। स्टेटमेंट ए। कारानार बोलता है मूल्यांकन को शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए ताकि सीखने में सुधार किया जा सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अभी कहता नहीं मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को पास या फेल घोषित करना होना चाहिए। तो दोस्तों ये पास फेल का जो कॉन्सेप्ट है जो दोस्तों ये टैग वर्ड्स है और ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। तो अभी मॉडर्न लर्निंग में एनईपी 2020 में तो उसको तो मतलब गलत कहा गया दोस्तों। तो बिल्कुल ये गलत है। अवकारानार मूल्यांकन को शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए ताकि सीखने में सुधार किया जा सके। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे बच्चों को कि आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसको ऐसे समझ सकते हो, आप इसमें ऐसे सुधार कर सकते हो, तो इसको उसके सीखने की क्षमता में लगातार सुधार आ जाता है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें ए गलत है और आर सही है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें से देखते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी। ए गलत है लेकिन आर सही है दोस्तों। प्रश्न 29। समावेशन का अर्थ कथन एक है। समावेशन का अर्थ केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल में दाखिला देना है। कथन दूसरा है समावेशन में स्कूल की व्यवस्था और शिक्षण शास्त्र में बदलाव शामिल है ताकि बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके दोस्तों। तो कथन एक पहला जो है बिल्कुल गलत है दोस्तों और कथन दूसरा शामिल है दोस्तों। ठीक है। मतलब सही है दोस्तों। ठीक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल बी दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 30 देखते हैं दोस्तों। अभिकथन है जीन पियाजे के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है। कारणार्थ पियाजे का सिद्ध मानना था कि विकास अलग अलग चरणों में होता है जो गुणात्मक रूप से भिन्न होता है दोस्तों। ठीक है। तो जीन पियाजे ने यह जरूर कहा था कि दोस्तों कि बच्चों का विकास अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है दोस्तों। ठीक है। जीन पियाजे ने कभी नहीं कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है दोस्तों। अभिकथन ए गलत है, कारण आर सही है दोस्तों। ठीक है। ए गलत है और आर सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी। अभिकथन ए प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार अभ्यास और रटने वाले कार्य दिए जाना चाहिए। कारणार उन्हें मानसिक रूप से उच्चोदित करने वाले और चुनौतीपूर्ण कार्य की आवश्यकता होती है ताकि वे बुरे महसूस ना कर सके। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगेन दोबारा टैग वर्ड्स आ गया रटना। ठीक है। अभ्यास सही वर्ड्स है लेकिन रटना यहाँ पे गलत हो जाता है दोस्तों। तो अभी कथन ये गलत हो गया। और कारणार ठीक है उन्हें मानसिक रूप से उच्चेदित करने और चुनौतीपूर्ण कार्यों की आवश्यकता होती है ताकि वो बुरे महसूस ना करते। बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चों को आप थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क अगर देंगे तो वो चैलेंजिंग टास्क को नए तरीके से करेंगे और नए तरीके से सीख पाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो अभी कथन ये गलत हो गया और कारण आर बिल्कुल सही है दोस्तों। ए गलत है, आर सही है। ठीक है। ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 32 देखते हैं। अभिकथन है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। कारण आर तनाव और चिंता सीखने की क्षमता और याददाश्त को प्रभावित करते हैं। क्या बोलता है? संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। कारणार्थ तनाव और चिंता सीखने की क्षमता और याददाश्त को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों संवेग और संज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं है दोस्तों, बल्कि एक दूसरे के साथ हमेशा बॉन्डिंग इनका रहता है। जैसे इनका मतलब बोलना चाहिए मॉडिफिकेशन है उसी के बेस पे उनका नॉलेज भी होता है। लेकिन अगर किसी में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसको सीखने में टाइम लगता है या सीख नहीं पाता दोस्तों। ठीक है। और दूसरा कारण है यार तनाव और चिंता सीखने की क्षमता और याददाश्त को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप किस चीज को सीखना चाहते हैं और माहौल बहुत खराब है, ठीक है, आपके घर में कुछ तकलीफ है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक है। माहौल खराब हो गया वहां पे। ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन एक गलत हो गया और कारण आर सही है दोस्तों। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा उत्तर बी। ठीक है। प्रश्न 33। अभिकथन ए शिक्षकों को मातृभाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चे मानक भाषा सीख सके।
ठीक है दोस्तों, क्या बोलता है, शिक्षकों को मातृभाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चे मानक भाषा सीख सके। कारण क्या है, मातृभाषा में सीखना बच्चों को अपनी बातों को सहजता से समझने और व्यक्त करने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, देखो अभी एनएपी 2020 बोलता है कि बच्चों को त्रिभाषा सूत्र मतलब 3 भाषाओं की ज्ञान होना चाहिए, खासतौर पे मातृभाषा का उपयोग करके उन्हें पढ़ाना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर आप मातृभाषा का उपयोग अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, वे मातृभाषा का उपयोग करके दूसरी भाषा को सीख नहीं पाएंगे दोस्तों, तो लर्निंग वहाँ पे बंद हो जाएगी दोस्तों। तो अभिकथन यहाँ पे गलत है, जबकि कारणार मातृभाषा में सीखना बच्चों को अपनी बातों को सच्चता से समझाने और व्यक्त करने में मदद करता है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे आजकल देखा जाता है बच्चों को सीधा स्कूल भेजे, ठीक है, अब वो हो सकता है उसका छत्तीसगढ़ी माध्यम हो या फिर हल्बी माध्यम हो, गोंडी माध्यम, उसको सीधा सीधा आप इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं और सीधा इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद बच्चे को आर फॉर रेड सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जा रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से वो जो भाषा वहां पे सीखे उसको रटना होगा, और रटना जो है दिमाग में ज्यादा रहता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी वजह से एजुकेशन में हमें खासतौर पे प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अभिकथन ए गलत हो गया और कारण आर इसमें सही है, तो ऑप्शन इसका उत्तर होगा सी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सा दिग्गमन के लिए आकलन की विशेषता है। सत्रांत परीक्षा, दूसरा रचनात्मक प्रतिपुष्टि, तीसरा छात्रों का स्वमूल्यांकन, चौथा बच्चों के बीच संतुलन। ठीक है दोस्तों, अधिगमन के लिए आकलन की विशेषता है सत्रांत परीक्षा, टर्म इन एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो ये आकलन के तरीका का ये सही तरीका नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप क्लास में पढ़ाते वक्त, ठीक है, बच्चों की बोलचाल खेलकूद से आप आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सत्रांत परीक्षा बिल्कुल गलत है। दूसरा रचनात्मक प्रतिपुष्टि, फॉर्मेटिव फीडबैक, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप बच्चों को खेलते खेलते आप कुछ पूछते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं, प्लस बच्चा आपसे कुछ जानना चाह रहा है, तो ये रचनात्मक प्रतिपुष्टि कहलाता है दोस्तों। छात्रों का स्व मूल्यांकन ये भी है, छात्र खुद से जान पाते हैं कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, प्लस छात्रों की आपसे मतलब उनके बीच ही कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलेगा ये चीज इसको अच्छे से आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपका आकलन का एक सही विशेषता है दोस्तों। बच्चों के बीच तुलना, तो दोस्तों बच्चों के बीच तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो तुलना करने से बच्चों में कुंठा आता है दोस्तों। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। अब देखते हैं यहाँ पे कहा है ऑप्शन बी। ठीक, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी सही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 35, अभिकथन है, अध्यापक को प्रश्न पूछने के सत्र के दौरान वेट टाइम प्रतिशत समय बढ़ाना चाहिए। कारण आर, इससे बच्चों को सोचने और अपने उत्तर को तैयार करने का समय मिलता है जिससे उनकी भागीदारी बढ़ती है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप प्रश्न अगर पूछा है तो उन्हें थोड़ा सा टाइम दे, हो सकता है कि वे चीजों को रिकॉल कर पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी घटनाओं के थ्रू वे जो याद करते हैं, तो उन्हें वक्त देना चाहिए सोचने के लिए कि किस प्रकार इसका उत्तर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, कारण आर, इससे बच्चों को सोचने और उत्तर को तैयार करने का समय मिलता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ए और आर बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सही। प्रश्न 36, अभिकथन है, डिसलेक्सिया से जुड़ रहे विद्यार्थियों को लंबे निबंध लिखने के लिए मजबूर करना चाहिए। ठीक है, कारण आर देखते हैं, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने और लिखने में कठिनाई से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अभिकथन है, अब जो बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसको लंबे निबंध लिखने बोलोगे तो उसको तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बल्कि आपको उनको खेल खेल में बताना चाहिए, तो ये अभिकथन है तो बिल्कुल गलत हो गया। कारण आप देखते हैं, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने और लिखने में से कठिनाई से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, कारण आर सही है और अभिकथन है गलत है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है दोस्तों, ऑप्शन सी। प्रश्न 37, जेंडर भूमिकाएं जन्मजात होती हैं। कथन दूसरा, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था के दौरान समाज और संस्कृति द्वारा सीखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जेंडर भूमिकाएं जन्मजात होती है, ये नहीं होती दोस्तों। जब बच्चा कोई समाज में पैदा होता है तो समाज के द्वारा ही उसे सिखाया जाता है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम नहीं करोगे, आप ये कपड़ा पहनोगे, आप ये कपड़ा नहीं पहनोगे दोस्तों। ठीक है, तो कथन ये गलत हो गया। कथन दूसरा देखते हैं, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था के दौरान समाज और संस्कृति द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो किस इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक सही है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 38, अभिकथन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलगिल ने की थी। कारण आर देखते हैं, गिलगिल का तर्क था कि कोलबर्ग ने देखभाल की नैतिकता जो महिलाओं में प्रमुख है को नजरअंदाज किया। तो गिल कैरोल गिलगिल ये जो थे दोस्तों, ये कोलबर्ग के शिष्य थे। ठीक है, तो उनके जो शिष्य हैं उन्होंने ये कहा कि उन्होंने आलोचना की थी, और आलोचना ये की थी कि कोलबर्ग ने देखभाल की नैतिकता में जो महिलाओं की जो होती है प्रमुखता उसको नजरअंदाज किया। ठीक है, तो ये अभिकथन ए और कारण आर दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगर आपने थ्योरी अगर पढ़ी है तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 39, अभिकथन, पाठ्य पुस्तकें कक्षा में ज्ञान का एकमात्र और अंतिम स्रोत होना चाहिए। कारण आर, अधिगमन को पाठ्य पुस्तक से बाहर के जीवन से जोड़ना एनसीएफ की प्रमुख सिफारिश है। ठीक है दोस्तों, अभिकथन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बच्चों को ज्ञान सिर्फ पाठ्य पुस्तक से नहीं मिलता, बल्कि स्कूल से बाहर भी उन्हें ज्ञान मिलता है दोस्तों। ठीक है, कारण आर, अधिगमन को पाठ्य पुस्तक से बाहर के जीवन से जोड़ना एनसीएफ की प्रमुख सिफारिश है, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अभिकथन ये गलत है और आर सही है दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न 40, मेटा कॉग्निशन का अर्थ है अपनी ही सोच के बारे में सोचना। कारण जो छात्र अपने सीखने की रणनीति पर चिंतन करते हुए अक्सर बेहतर अधिगमन करता होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप अपनी सोच के बारे में अगर सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या इसमें रणनीति में कुछ सुधार हो सकता है क्या, तो इससे ये होता है कि आप किसी चीज को अगर रणनीति बनाते हैं, कोई कार्य करने का प्लानिंग करते हैं, तो उसको आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका ए और आर दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों। ए, इसमें आपका आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। प्रश्न 41, अभिकथन ए, हावर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि एक एकल इकाई है। कारण आर, कारण आर, गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसमें 8 प्रकार की स्वतंत्र बुद्धियां शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात दोस्तों, गार्डनर जो कहा था कि बुद्धि के बारे में, एकल इकाई के बारे में बिल्कुल नहीं कहा था दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की थी दोस्तों। ठीक है, तो यही से गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत आपको पता चलता है। ठीक है, इसमें आपका उसमें जैसे कोई बोलने वाला हो, चित्रकार हो, तो इस प्रकार के टोटल 8 प्रकार की बुद्धियां उसमें शामिल थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसमें गलत है और आर बिल्कुल सही है दोस्तों। अभिकथन है, सहयोगात्मक अधिगमन में साथियों के साथ चर्चा करना हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, कारण सामाजिक अंतरक्रिया ज्ञान निर्माण का एक प्रमुख माध्यम है दोस्तों। हतोत्साहित फिर एक नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, तो ये अभिकथन ये गलत हो गया। कारण आप देखते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया ज्ञान निर्माण का एक प्रमुख माध्यम है। आर बिल्कुल सही है दोस्तों। आप जो है सामाजिक अंतःक्रिया करके ही आप समाज से बहुत कुछ सीखते हैं जो आपके ज्ञान को आगे बढ़ाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ए गलत हो गया और आर सही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है,
प्रश्न 43 देखते हैं। अभिकथन है, पोर्टफोलियो बच्चों के मूल्यांकन का एक प्रभावी उपकरण है। ठीक है। कारण यह एक समय की निश्चित अवधि में छात्र के काम और प्रगति का व्यवस्थित संग्रह होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पोर्टफोलियो में बच्चा हो सकता है किसी ड्राइंग बनाया हो, कुछ लिखा हो, ठीक है, तो उसमें बच्चे का एक सभी चीज का डिटेल्स होता है। ठीक है। तो ये आपका बहुत कम वक्त के लिए, कम समय में कुछ जो बच्चा किया रहता है उसका एक संग्रह होता है दोस्तों। तो इसमें ए और आर दोनों सही है दोस्तों। अब इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न 44, कथनिक, समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार में होता है। समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार में होता है। कथन दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। कथन पहला, समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार में होता है। कथन दूसरा है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। दूसरा सही है। पहले देखते हैं, समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार में होता है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, समाजीकरण जो होता है दोस्तों सिर्फ घर में नहीं हो सकता दोस्तों। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो आपका प्राथमिक समूह में आता जरूर है, लेकिन उसके अलावा बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो अगल बगल के पड़ोसी, वो जहाँ पे रहता है, प्लस समाज। ठीक है। तो पहला कथन जो होगा दोस्तों ये गलत है। ठीक है। लेकिन दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, ये सही है दोस्तों। तो इसका केवल उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। अभिकथन है, एक शिक्षक को दृष्टिबंधित छात्र के लिए शिक्षण सामग्री में स्पर्शनीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। एक शिक्षक को दृष्टिबंधित छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री में स्पर्शनीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। खासतौर पर जैसे दृष्टिहीन बच्चे होते हैं उनको ब्रेल लिपि तकनीक से पढ़ाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं जिनसे उनको स्पर्श कराकर उनके बारे में जानकारी दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए तो अभिकथन है तो इसमें सही है। कारण देखते हैं, समावेशी शिक्षा में यथोचित समायोजन करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, समावेशी शिक्षा में यथोचित समायोजन करना आवश्यक है। कारण आर भी थोड़ा सही लग रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसको सोच सकते हैं। तो मुझे दूसरा भी सही लग रहा है दोस्तों, समावेशी शिक्षा में यथोचित समायोजन करना आवश्यक है, एकोमोडेशन रीजनेबल। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समावेशी शिक्षा में हमें पता है कि उसमें सुधार की जैसे मतलब दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि लर्निंग जो होता है दोस्तों उसमें समायोजन होते रहता है दोस्तों। ठीक है। अगर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उस पॉलिसी में सुधार भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए कारण आर भी सही है, समावेशी शिक्षा में यथोचित समायोजन करना आवश्यक होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए होगा, मतलब ए और आर दोनों से, इसलिए इसका उत्तर है सही व्याख्या, मतलब उत्तर होगा ए। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 46, अभिकथन है, बच्चों को समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कलाना निधि एल्गोरिथम और रटे हुए चरणों का पालन करने के लिए कहना चाहिए। अभिकथन ए है। कारण आर देखते, खोजबीन और अनुमान समस्या समाधान करने के लचीले तरीके हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभिकथन है तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि रटा हुआ इसमें मतलब टैग वर्ड्स का उपयोग हुआ है जो कि नेगेटिव है। ठीक है। जबकि खोजबीन और अनुमान ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कारण आर, अभिकथन ये गलत हो गया और कारण आर सही है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 47 देखते हैं दोस्तों। एनएपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। कारण आर,
बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है दोस्तों। ठीक है, तो अभी के तने देखते हैं। एनईबी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज होना चाहिए दोस्तों। अगर आप अंग्रेजी करवाओगे, अब हो सकता है बच्चा बचपन से छत्तीसगढ़ी अगर पढ़ता मतलब समझता है आप होगा तो उसको तो प्रॉब्लम जाएगा दोस्तों। ठीक है, कारण देखते हैं, बहुभाषिकता बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, तो ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, बहुभाषिकता बच्चों में बिल्कुल बाधा नहीं डालती, बल्कि डाइवर्सिटी लाती है दोस्तों। ठीक है, विविधता लाती है, जो कि उनके संज्ञानात्मक अधिगम में आवश्यक होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है दोस्तों। अभी कथन है, कक्षा में मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछना अब सारे चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक, अभी कथन है, कारणार्थ ऐसे प्रश्नों को एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं और यह विचार मंथन को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल दोस्तों सही है ये। आपको इस प्रकार का अगर कॉन्सेप्ट अगर लाते हैं लर्निंग में, तो बच्चे की जो सोचने की क्षमता जो होगी वो ओपन एंडेड वाली होंगी। वो किसी सॉल्यूशन को कई तरीकों से सोच सकता है, मंथन कर सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार उसमें लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, मतलब उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें अभिकथन ए और आर दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन ए। प्रश्न 49, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है सेप्टोकोडल। ठीक है, और दूसरा होता है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, प्रॉक्सिमल डोस्टियल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो दो थ्योरी है, दोनों थ्योरी सही है। जब माँ के पेट में जब बच्चा बनता है, तब उसका विकास सिर से ही होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि शरीर के मध्य बिंदु मतलब रीढ़ से बाहर की ओर भी विकास होता है, जैसे मतलब हड्डियों का विकास होगा, धीरे से हाथ पैर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों थ्योरी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों उत्तर पहला दूसरा सही है दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न 50, अभिकथन है, एक शिक्षक को उन बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से भिन्न समूह से आते हैं। क्या बोलता है, एक शिक्षिका को उन बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से भिन्न समूह में आते हैं। कारणार्थ देखते हैं, शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया को प्रासंगिक और बच्चों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों ये मानकीकृत पाठ्यक्रम, स्टैंडर्ड करिकुलम। ठीक है, तो मेरे को ये लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप मानकीकृत पाठ्यक्रम का अगर उपयोग करोगे और जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी वाले सांस्कृतिक क्षेत्र से बच्चे आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों बच्चों के साथ में। बल्कि आपको फ्लेक्सिबल तरीके से बच्चों को पढ़ाना रहता है, सिखाना रहता है। ठीक है, अधिगमन ए इसमें गलत है। कारणार्थ देखते हैं, शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया को प्रासंगिक और बच्चों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप बच्चों को उनकी संस्कृति और समाज को देखते हुए और बच्चों के डाइवर्सिटी के आधार पर, फ्लेक्सिबल के आधार पर करते हुए पढ़ाते हैं, तो उनको ज्यादा समझ में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन अभिकथन ये गलत है और कारण आर सही है दोस्तों। ठीक है, उसका उत्तर होगा सी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एमसीक्यू तो टोटल टैगवर्ड्स जो था, इस टोटल 100 प्रश्न का था दोस्तों, लेकिन इसको सॉल्व करते करीब 1 घंटा हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सब कुछ बनाना ठीक नहीं है, तो एक काम करेंगे, हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी आप इसको अच्छे से पढ़िए। मैं इसका पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा दोस्तों। इसको एक बार देख लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस प्रकार के वीडियो मैं लाते रहता हूँ जो आपके टीचिंग एग्जाम के लिए आवश्यक होता है दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।